नमस्कार, खबर 7 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए लेके चलते हैं आज आपको हम अपने चैनल के स्टूडियो में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी इंजीनियर लक्ष्मी एस पटेल जी। आइए आज इनसे हम रूबरू कराएंगे। जैसा कि आपको हम बता दें, यूथ आइकॉन के रूप में इस समय हमारे जनपद वाराणसी में काफ़ी प्रचलित हैं और आज़ाद भारत सेवा संस्थान के जो है कि ओनर भी हैं और तमाम चीज़ों में ये जो नौजवानों को अपना जो है कि एक रंग रूप दे के नई दिशा दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए रूबरू करते हैं। सर, आज आप हमारे चैनल में आए हैं, आपका स्वागत है। थैंक यू दीपक जी। और मैं खबर सी 7 पूरे परिवार को जो है कि मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने एटलीस्ट मेरी जो है कि इस पूरी वार्ता को कवर करने का एक जिज्ञासा रखा है। और बहुत कम ही न्यूज़पेपर एजेंसीज होते हैं, समाचार पत्र वाले होते हैं जो इतनी करेज रखते हैं कि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। जैसा कि सर इस समय माहौल चल रहा है, देखा जा रहा है देश में, देश के प्रधानमंत्री आज जो 16 जनवरी है, आज कोविड वैक्सीन, जैसा कि कोरोना काल संक्रमण काल चला, काफ़ी बड़ी जो है कि एक वैश्विक महामारी चली, पूरी दुनिया इससे त्रस्त रही। लेकिन भारत के इंजीनियर साइंटिस्टों ने कमाल करके दिखाया है, वैक्सीन बना के दिया। स्वदेशी वैक्सीन का आज जो है कि टीकाकरण स्टार्ट हो रहा है। उस पर आप भारत के साइंटिस्ट और जो इंजीनियर्स लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सो दीपक जी, सबसे पहले बात, मैं सभी साइंटिस्ट या सभी इस टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग सेक्टर है, बायोमेडिकल्स है, मेडिकल सेक्टर है, या कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसे साइंटिस्टों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि संकट की घड़ी में जब पूरा विश्व परेशान था, इवन जितनी भी पावरफुल कंट्रीज थी जो इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग समझती थी, इवन वर्ल्ड परिदृष्टि से यदि आप देखें तो अपने आप को जो है उनका एक तूती बोलता था, आज कहीं ना कहीं हमारे साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया कि नहीं, वी आर रियली वन ऑफ द इंटेलेक्ट पूल इन आवर कंट्री, और हमने उनको लीड किया है जी। तो मैं नरेंद्र मोदी साहब को और देश के सारे साइंटिस्ट और जितने रिसर्च स्कॉलर हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि एक आपने एक आइकन, एक ट्रेडमार्क सेट किया है देश में। जैसा कि देखा जा रहा है, तमाम जो है कि इन्वेंशन हो रहे हैं, मिसाइल्स काफ़ी बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बहुत सारा जो है कि ऐसा भी चीज़ें देखने को मिल जाता है। काफ़ी युवा जो हैं, यूथ हमारे इस समय के जो है कि अपने राह से भटक जाते हैं। उनको क्या इन सब चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं? हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं और जो तमाम सेक्टर में लोग आज अच्छा कर रहे हैं, आज हमारा यूथ जो भ्रमित हो जा रहा है, क्या उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं? जी दीपक जी, आपने एक्चुअली जो कंटेक्स्ट अभी रखा है वो मैं बहुत ही अच्छा कंटेक्स्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो देश है, आप यदि उसके इतिहास को ट्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हमारा जो देश है ना वो साइंटिस्टों का देश रहा है। समझ जाइए कि जब दुनिया ABCD नहीं जानती थी, गणित की जो अंकी प्रणाली नहीं जानती थी, उस समय हमारे देश ने 0 दिया। और ग्रेट जो मैथमेटिशियन हैं, रामानुजन साहब को तो जानते ही हैं, उन्होंने पूरे दुनिया को एक नया आयाम दिया मैथमेटिक्स में। नंबर थ्योरी में उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, और सबसे बड़ी बात है कि 32 साल की उम्र में उन्होंने मोर देन 3000 फॉर्मुलेशंस किए। तो हमारे देश की जो विविधता है और जो इंटेलेक्ट पूल है वो अजीब है, और हमारे देश के युवाओं को समझना चाहिए कि एक्चुअली हमें कौन सा ट्रेड ऑफ अपनाना है। एक ट्रेड ऑफ है कि आप रेशनल हो, एक ट्रेड ऑफ है आप इरेशनल हो। जब आप रेशनल पैटर्न पे चलते हो, आप साइंटिफिक वे से सोचते हो, जब आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण होती है, और आप बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि आप जस्ट अपने इतिहास को समझने की कोशिश कीजिए, आप अपने इर्द गिर्द देखने की कोशिश कीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आप जैसे क्रांतिकारी हैं, ठीक है, अब इस न्यूज क्षेत्र में आप लोग एक क्रांति कर रहे हैं, तो ये जो क्रांति का माहौल है एक इन्वेंशंस है, इट इज ऑल्सो इन्वेंशंस, इस काइंड ऑफ इन्वेंशंस। हमें इस दो आंकड़े हैं, एक तो होता है कि हम ये मान के बैठते हैं जो हमारे साइंटिस्ट इन्वेंशन करते हैं वो दैट इज ऑसम, बट हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो रियल वॉरियर हैं, जैसे आप लोग हैं, बहुत सारी समस्या हैं, उसको लड़ते हैं, लोगों के साथ खड़ा होते हैं, लोग उनको कॉन्फ्रेंट करते हैं। जो बड़े बड़े आज के डेट में जो कॉर्पोरेट हैं, जो या धन पशु आप कह लीजिए, यदि उनकी चले इस देश में या कहीं भी, तो वो तो गरीबों को जीना दुश्वार कर दें। पर आप लोगों ने वो, आपके अंदर वो ना होती है, इंटेलेक्ट है आपके अंदर और दृढ़ता है, और आप कन्फ्रंट करके लोगों को न्याय दिलाते हैं। दैट इज वन काइंड ऑफ डिस्कवरी। तो मुझे लगता है कि हमारे नौजवानों को मीडिया बंधुओं से भी सीखना चाहिए,
हमारे नौजवानों को देश के साइंटिस्टों से सीखना चाहिए। आज हम ये जानना चाहते हैं आपसे, आपने एक आज़ाद भारत सेवा संस्थान जो है एक संस्था चलाते हैं आप उसके संस्था प्रमुख हैं, आपकी क्या सोच रही है आज़ाद भारत संस्था बनाने के पीछे? आपका क्या एक जो है कि विजन है? आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज़ाद भारत के संस्था जो बैनर है उसके बैनर तले आपके जो साथी हैं इस समाज में क्या क्या जो नई चीज़ें हैं उसको जो है कि प्रचलित करेंगे, उसको अपने विचारों को फैलाएंगे। देखिए दीपक जी, एक चीज़ बहुत अच्छा ढंग से मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ कि हमारा देश एक्चुअली जब 47 में आज़ाद हुआ तो उसकी सिचुएशन कुछ अलग थी। बहुत सारी थी कॉन्टीजेंसीज थी, बहुत सारी कमियाँ थी। हालांकि हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत मेहनत करके देश को आज़ाद कराया। पर जब आप सोशल लेवल पे देखेंगे, इकोनॉमिकल लेवल पे देखेंगे और बहुत सारे जब पैमाने से देखें, बहुत सारे लेंस लगा के देखने की कोशिश करेंगे या बहुत सारे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत सारी कमियां हैं। उस लैकुने से जो हमारे गरीब बंधु दुखी हैं या कहीं ना कहीं जो डिस्पैरिटीज है उसको बराबरी के हक के लाने के लिए ये जो आज़ाद भारत की कल्पना मैंने किया है वो पॉलिटिकल कल्पना नहीं है। आज़ाद भारत की कल्पना ऐसी कल्पना है कि जिसमें नौजवान लीड कर सके सोसाइटी को, जिसमें क्रांतिकारी जो सोच के लोग हैं, जिनके अंदर इनोवेशन करने की कैपेबिलिटी है, जिनके अंदर पूरी सोसाइटी को क्वाइनर करने की कैपेबिलिटी है, वो वास्तव में कन्फ्रंट कर सके, तभी तो आजाद होगा ना। तो इस आजादी की कल्पना जो हमारा परिपेक्ष था वो भगत सिंह की कल्पना करना थी। मैं भगत सिंह के जीवन से एक्चुअली बहुत प्रभावित हुआ। कारण यह है कि भगत सिंह मात्र 23 साल का छोरा इस देश के लिए 23 साल की उम्र में यदि फांसी के फंदे को चूम लेता हो तो समझिए कुछ तो बात होगी। और सबसे बड़ी चीज दीपक जी मैं आपको बताता हूं, भगत सिंह केवल एक ऐसा मतवाला नहीं था कि जो कि अंग्रेजों से लड़ना जानता था। उसके पास इंटेलेक्ट था, वो पढ़ता था, वो पूरी थ्योरी को समझता था, वो ब्रिटिश हुकूमत के पर्दे के पीछे जो गेम हो रहा है वो बहुत अच्छे ढंग से समझता था। आपको बताऊं, आपको बड़ा ताजुब होगा कि आप सोचिए आज के डेट में 30-30 साल के लोग हो जा रहे हैं, अपने बड़ों के सामने मुंह नहीं खोल पाते। उस बंदे ने मात्र 20-22 साल की उम्र में ब्रिटिश कोर्ट में खड़े होके ब्रिटिश जो जज होते थे उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। इनका इंटेलेक्ट था। वो बंदा उस उम्र में 8 भाषा का ज्ञानी था। तो ये इंटेलेक्ट है, उस इंटेलेक्ट को एक्चुअली मैं चाहता हूं कि हमारे यूथ समझे। आप जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र से आपने जो है कि अपनी पढ़ाई की और आज आपने एक IITian के रूप में आप इंजीनियरिंग सेक्टर में काफ़ी जो है कि नाम बना रहे हैं, काफ़ी लोगों को आप जो है कि एक नया दिशा दे रहे हैं। आप इस ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामीण पार्टी के युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को अभावग्रसित समझते हैं। जी, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो आपके पैटर्न में चल के आपके जैसे वो जो है कि एक इंजीनियरिंग सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर में वो अच्छा करना चाहते हो, वो अपना एक मुकाम बना पाए? देखिए दीपक जी, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो सफलता होती है, यदि आप सफलता की बात जब करते हैं या इतिहास की पन्नों की बात करते हैं तो जो बड़े बड़े लीडर रहे हैं जैसे महात्मा गांधी साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब, आपको बड़ा ताजुब होगा कि भारत में केवल एक ही नेता था, वो था सुभाष चंद्र बोस। ऐसे महान व्यक्ति इतिहास में जब देखेंगे आप तो एक डॉट, एक कामा की तरह होते हैं। जब इतिहास की लड़ी को देखें तो आप तो लक्ष्मी पटेल तो कुछ नहीं है, समझ जाइए कुछ नहीं है। परंतु हाँ, लक्ष्मी पटेल के अंदर एक बात थी, वो बात ये थी कि मैं जानता था कि संघर्षों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। मैं जानता था कि मुझे सफलता के 3 मूल मंत्र मुझे आगे ले जा सकते हैं। पहला शिक्षा, दूसरा शिक्षा, तीसरा शिक्षा। यदि शिक्षा नहीं है आपके पास, शिक्षा का मतलब, मेरे कहने का मतलब, आपके पास इंटेलेक्ट होना चाहिए, आपके पास तर्क होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए कि नहीं हमारी जो फैमिली है, हमारी फैमिली का परिदृष्टि कई लोग कई नजरिए से करते हैं। जब मैं अपनी फैमिली की बात करता हूं तो देश की बात करता हूं, गांव की बात करता हूं, प्रदेश की बात करता हूं। तो मुझे पता था कि मैं जब रेशनल हूंगा, जब मैं साइंटिफिक थॉट का हूंगा, तभी मैं आगे ले जाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, यदि मेरी जिंदगी में जितनी भी अभी तक सफलता मिली है, मैं बहुत बड़ा सफल व्यक्ति नहीं हूं। हाँ, एक अच्छा इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूं, अच्छी जगह हूं, ये अच्छी बात है। परंतु मुझे लगता है जो संघर्षों की कहानी है, मेरे जो बड़े भ्राता लोग हैं उन्होंने बहुत कठिनाई से जो है कि एक संदेश हमारे अंदर डाला कि नहीं,
लक्ष्मी यू नीड टू स्टडी वेल, लक्ष्मी यू नीड टू फाइट विद सिस्टम। तो वो जो संघर्ष है, मैं चाहता हूं कि हमारे युवा जो छोटी छोटी बातों के लिए हताश हो जाते हैं कि आप हाई स्कूल में कम नंबर पाए तो रोने लगे, हाई स्कूल के नंबर से आपकी जो मेरिट तय नहीं हो सकती। आपका इंटेलेक्ट, आपको बता रहा हूं, किसी भी एक स्ट्रीम के या किसी क्लास, किसी स्टैंडर्ड के नंबर से आपकी ना इंटेलेक्ट को कोई बांध नहीं सकता। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला था रामानुजन साहब, आपको बताऊं जब वो बंदा ग्रेजुएशन कर रहा था, बीए, बेचारा सभी सब्जेक्ट में फेल था, केवल एक मैथमेटिक्स था बेचा कि जिसमें वो पास बंदा हुआ था। तो आप सोचिए कि वो बंदा कितना करेजियस, कितना इनर, मतलब एक अलग ही पैमाना रहा होगा। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं दीपक जी कि रामानुजन साहब की शादी हो गई बहुत कम उम्र में। सोचिए इतनी कम उम्र में शादी हो जाना, और बंदा वो मद्रास से आता है, कोलकाता जॉब करता है क्लर्क का, फिर भी उनके अंदर एक होगा जुनून, होगा एक क्रांति होगी, नहीं करना है। और उनको इंग्लैंड के जो जेम्स हार्डी साहब थे, उन्होंने लगा कि नहीं यार ये बंदे के अंदर है, ये बंदे ने समझिए 7 क्वेश्चन उस जमाने के यूं चुटकियों में निकाल के फेंक दिया। उनको लगा नहीं, जेम्स हार्डी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे मैथमेटिशियन जो इंटेलेक्ट जानते थे, कौन कितना इंटेलेक्ट है। और जेम्स हार्डी साहब ने कहा कि नहीं आओ मैथमेटिशियन, आप आओ इंग्लैंड आओ, आपके लिए हम दरवाजा खोलेंगे। और सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, हंसी तो तब आएगी कि उस समय हमारा देश मानसिक गुलामी से जूझ रहा था। इवन हमारे देश के लोग दीपक जी समुद्र पार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इतनी विसंगतियां थी, लोग धार्मिक प्रवृत्तियों में ज्यादा थे। वो बंदा चाहता है, और भारत का एकमात्र बंदा है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आइजैक न्यूटन के सामने पहली बार जो है कि इनाम पाता है। अभी तक का रिकॉर्ड है, अभी तक कोई बंदा ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि ऐसी यूनिवर्सिटीज में जो उन्होंने आइजैक न्यूटन के सामने जाके कोई जो है कि इनाम खिताब पाए। तो ये मैं चाहता हूं कि हमारे देश के जो नौजवान हैं, जितने भी हमारे क्षेत्र के क्रांतिकारी साथी हैं, उनको असफलता और सफलता, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना चाहिए एंड आगे बढ़ते रहना चाहिए। या जैसा कि इस समय देखा जा रहा है, एक राजनीतिक परिदृष्टि पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं और देश में भी एक राजनीतिक माहौल होता है, तो उस पर आप देश के युवाओं को, क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? या दीपक जी, सच बताऊं तो आप ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए किए हैं क्योंकि जिसे कहते हैं आज़ादी, जो फ्रीडम होता है ना, इसकी जो परिकल्पना हमारे जो महापुरुषों ने किया था, ये जो पावर, पॉलिटिकल पावर होता है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन के आंसर छुपे होते हैं। तो दीपक जी, मैं आपको बता रहा हूं, जो गांव में प्रधानी होता है या ब्लॉक लेवल का, या जो हमारी राजनीतिक परिदृष्टि, मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम अनमेच्योर होकर जब ये समझने लगते हैं कि हमसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है, तो वहीं पे हम फेल हो जाते हैं। नहीं, आप ये बताइए कि आप कहने को तो हर गांव में हर बंदा ग्रेजुएट है, आप गलत नीतियों का विरोध नहीं कर पाते हो, 2-2, 3-3 नौजवान खड़े हो जाते हो एक चीज के लिए। क्या आपके अंदर एसोसिएशन नहीं है? क्या आपके अंदर समझदारी नहीं है? पहली बात कि जो भी सत्ता के चाटुकार हैं, उनका आप विरोध नहीं कर पा रहे हो, तो आप 4 लोग फाइट करके क्या मिलने वाला है? इसका मतलब कि वही जो पहले के लोग चले आ रहे थे, आप भी उसी मंत्र पे हो। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि देश की भी राजनीति आप देखें या प्रदेश की राजनीति देखें, फिर उसको जिले की राजनीति देखें, गांव और कस्बे की राजनीति देखें, तो एक चीज आपको बड़ी अजीब मिलेगी। आपको एक कॉमन पैटर्न आपको मिलेगा। वो कॉमन पैटर्न नहीं है फोबिया। फोबिया इस बात का है कि सामने वाला जीत न जाए। मैं आपको बता रहा हूं, अटल जी हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री साहब थे, जब वो बोलते थे तो पक्ष क्या विपक्ष क्या सभी उनके ऊपर फिदा हो जाते थे। तो राजनीति चाहे गांव की हो, चाहे जिला की हो, चाहे प्रदेश की हो या देश की, आपकी राजनीति में जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, जब तक आपकी सोच ब्रॉड नहीं होगी, आप ऐसे ना छिछोरे नेता बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, पर देश का भला नहीं होगा। लिटरली यदि आपके अंदर, मैं पूछता हूं सभी नौजवानों से, दीपक जी आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछता हूं कि यदि आप एक गांव में 10 प्रधान खड़े हो रहे हैं, एक ब्लॉक में खड़े हो रहे हैं, एक जिले में, मैं पूछता हूं आपके अंदर इतनी निश्चलता है तो आप क्यों खड़े हो रहे हो? आप आपस में डिस्कस करो, आप कानून के दायरे से एक दूसरे मुद्दाओं को समझो, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करो। यदि आप इतने होते हैं ना दूध के धुले हो, तो मैं पूछता हूं कि आपको राम यदि बनना है तो राम को चरित्र को तो समझना पड़ेगा।
यदि आप राम के चरित्र को नहीं समझ पाओ और कहो कि नहीं मैं राम हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं जीतूंगा तो ये करूंगा, सामने वाला कुछ नहीं करेगा, ये तो फिर दोगलापन होगा ना। और यही मैं बताऊंगा हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो गांधी जी ने कल्पना किया था, गांधी जी ने जो पंचायती राज सिस्टम की कल्पना किया था ना, ये हमारे नौजवान समझ नहीं पा रहे हैं। आपस में लड़े पड़े, आपस में मरे पड़े हो, और इतने आप दूध के धुले हो, इतने निश्चल हो, तो आप कहो ना, बैठो ना, 4 भाई बैठो ना, आप डिसाइड करो यार कौन सा यूथ कहां लीड करेगा। और कोई गलत करता है, आप जुबान खींच लो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलो, कौन आपको रोकता है? ये इंटेलेक्ट होना चाहिए। और दीपक जी मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने जो मुहिम छेड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको बिलीव नहीं होगा कि ये मुहिम आने वाले समय में एक ट्रेडमार्क बनेगा, एक होता है ना चिन्ह बन जाएगा लोगों के लिए, स्टैंडर्ड बन जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने, बड़ा कम लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं इन बातों को भी सोचना चाहिए। सोचिए उस जमाने में गांधी, इस देश की आस्था है गांधी, वो बंदा क्या सोचा होगा कि नहीं यार पंचायती राज, आप पॉलिटिकली जो पावर है गांव के लेवल तक नहीं दोगे तो देश में डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी। हालांकि प्रॉब्लम इस बात की है कि आज की इतनी डाइवर्सिटी सोसाइटी हो गई है, इतनी थ्योरी आ गई हैं कि लोग गांधी को भी गाली देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि गांधी को पढ़ा ही नहीं। आप ये बताइए, इस देश में भगवान राम के नाम को लेकर लोग गाली देते हैं। मैं पूछता हूं, गांधी से बड़ा राम भक्त हो सकता है देश में? आप बताइए। आपने तो बहुत ही जर्नलिज्म की बात की होगी, समाज में जाते होंगे, गांधी को 3 गोली लगी और मरते हुए बोला हे राम। हे राम का मतलब समझ रहे हैं? वो बंदा बोलता रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उससे बड़ा राम भक्त इस देश में हो सकता है? तो ये गांधी जी की आइडियोलॉजी का समझने के लिए आपको गांधी के किताबों को पढ़ना पड़ेगा, गांधी के इनर कॉन्शियसनेस को समझना पड़ेगा। और जब तक आप गांधी जी के इनर कॉन्शियस, मैं देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दीपक जी, आप एक बात मैं आपके माध्यम से एक्चुअली यूथ को देना चाहता हूं कि जो गांधी है, आप हो सकता है गांधीयन थॉट के नहीं हो सकता है आपकी विचारधारा डाइवर्ट हो सकता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारधारा के हो सकता है आप इनकलाबी विचारधारा के हो, भगत सिंह की विचारधारा के हो, परंतु आप जब उस विचारधारा के हो और आपके जो इनकलाबी लोग थे, जैसे आप कह लीजिए भगत सिंह, कभी गांधी को गाली नहीं दी, गांधी से एकदम तीखा विरोध था उनका। अंबेडकर साहब को ले लिए, गांधी जी से जमती नहीं थी टक्कर, मतलब एक दूसरे से आप कल्पना नहीं कर सकते कितना विरोधाभास था। फिर भी गांधी जब मंत्रालय बनने लगा देश का पहला, तो नेहरू साहब ने अंबेडकर साहब को मंत्रालय में नहीं रखा। गांधी जी के पास जाता है, कहते अंबेडकर है कि नहीं मंत्रालय में? कहते नहीं, अंबेडकर तो आपके बहुत बड़े विरोधी है। नहीं, फिर इसको फाड़ के फेंक दो आप। अब सोचिए, जो बंदा गांधी का दिन रात विरोधी हो और तर्क से विरोध करने वाले अंबेडकर साहब, गांधी जी कहते हैं कि नहीं, उस बंदे को रखना है, क्योंकि वो बंदा नहीं रहेगा तो डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, कौन विरोध करेगा, कौन प्रश्न करेगा? तो वो गांधी की आत्मा को समझना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देखिए, भारत छोड़ा, इटली, कहां रसिया गए, देश की खातिर गए। गांधी जी खपा हो गए क्योंकि उनके दोनों विचारधारा टकराने लगे। जो 1900 में उनको जो है अध्यक्ष बना, एक तरफा अध्यक्ष बने, सीतारामैया साहब को तो एकदम धूल चटा दिए। गांधी जी को लगा तो भाई यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहेंगे तो वट लग जाएगी मेरी। तो फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, गांधी जी जो कर रहे हैं वो मतलब अद्भुत है। और ये इस थॉट को समझना चाहिए कि आज हमारे नौजवानों को, एक्चुअली मैं आपको दीपक जी बता दूं, हमारे नौजवानों को ये बात की समझना पड़ेगी कि आप जिस थ्योरी पे चल रहे हैं या आप जिस सिद्धांतों पे चल रहे हैं वो बेशक अलग हो सकते हैं, 2 रास्ते अलग हो सकते हैं, परंतु सामने वाले की थ्योरी बिना पढ़े आप गाली नहीं दे सकते। यही मेरा कहना है कि हमारे देश के नौजवानों को विचारधारा कोई भी हो, पर सामने वाले को पढ़ के समझने की जरूरत है। यही मैं कहना चाहता हूं। सर, आज आप हमारे चैनल में आए, हम अपने चैनल की तरफ से आपको आभार व्यक्त करते हैं। तो आपने देखा लक्ष्मी एस पटेल जी आज हमारे चैनल के साथ जुड़े थे। इन्होंने तमाम मुद्दों पे चर्चा किया, एजुकेशनल फील्ड से लेके राजनीतिक एक परिदृश्य जो भी है, और तमाम युवा जो है हमारे भ्रमित हो रहे हैं,
सारी चीज़ों को इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। आप लोग भी इनके विचारों से जुड़िए और इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़िए, क्योंकि यूथ आइकॉन है। आपने अभी इनके विचारों को देखा, काफ़ी क्रांतिकारी इनकी सोच है और देश के युवाओं के लिए ये एक नया पैटर्न जो स्थापित करना चाहते हैं। हमेशा ये लोगों के बीच में रहते हैं, युवाओं का उत्साहवर्धन करते रहते हैं। तो ऐसे ही जो भी बड़ी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व के लोग हैं, उनसे हम मिलवाते रहेंगे और जो भी तमाम घटनाएं होती हैं हमारे देश में उसको हम दिखाते रहेंगे अपने न्यूज़ चैनल खबर 7C के माध्यम से।